जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का क्लास 7 का पढ़ेंगे। क्लास 6 की हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 से 10 तक के पाठ हम पढ़ चुके हैं कक्षा 6 की। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का। क्लास 6 का की वीडियो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। क्लास 6 का, उसके बाद 7 की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 7 में हम लोग पढ़ेंगे, ये सामाजिक विज्ञान की इतिहास की बुक है एनसीईआरटी की, हमारे अतीत 2। कक्षा 7 के लिए है इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे क्या। इसकी विषय सूची हम लोग देखें तो प्रथम चैप्टर है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें हजारों वर्षों में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे। मिडुअल हिस्ट्री का पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 700 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक इस एनसीईआरटी की कक्षा 7 की बुक में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस बुक में वो 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक का पढ़ेंगे, जिसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। और प्राचीन इतिहास हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, यानी कि इसके पहले का वीडियो जो अपलोड है कक्षा 6 की, सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। पूरी बुक का 10 वीडियो है। इसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 6 की 10 के 10 वीडियो देख डालिए। और ये आपका पहले बैकग्राउंड कक्षा 6 से लेकर के 8 तक आपका पहले बेस तैयार होगा। बेस के बाद फिर उसको रिलेट करते हुए 9th से लेकर के 12 तक की बुकों को, जो हम पीछे 6 से 8 तक पढ़े रहेंगे, उसको रिलेट करते हुए फिर पढ़ेंगे आगे इनको। तब हमें और भी बढ़िया अच्छे से सारी जानकारियां हो जाएंगी। और इस समय एनसीईआरटी को बुकों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और जरूरी किस लिए है, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। अब कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। अगर कहानी नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग एग्जाम के टाइम में भूल जाएंगे। रटेंगे जब हम लोगों को एक दूसरे से रिलेट करना नहीं सीखे रहेंगे, जब तक कहानी नहीं याद रहेगी हमको, तब तक हम प्रश्नों को रिलेट नहीं कर पाएंगे एक तथ्य से दूसरे तथ्य को। तो जिससे हमें एग्जाम के टाइम में हमारे मस्तिष्क में वो प्रश्न पढ़े होने के बावजूद भी हम भूल जाया करेंगे। और एग्जामिनर आजकल फंसाना ही चाहता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता ही है जिसमें 2 से 3 ऑप्शन ऐसे ही रहते हैं जो हमको फंसा दें। एग्जामिनर खुद ये चाहता कि आप लोग फंसें। इसी के लिए अब हम लोगों को एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए अब हम लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 2 रहेगा राजा और उनके राज्य। चैप्टर 3 रहेगा दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। ये जो 12वीं से 15वीं शताब्दी इसमें लिखा रहता है, 12वीं शताब्दी की अगर बात करें तो ये इसमें 12वीं शताब्दी में आता है 1100 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का समय 12वीं शताब्दी में आता है। 15वीं शताब्दी की अगर इस पुस्तक में ये बहुत ज्यादा ही बात किया गया है। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ऐसे बहुत ही शब्द आए हैं, इसलिए इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। 15वीं शताब्दी का मतलब है कि 1400 ईस्वी से लेकर के 1400 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का समय 15वीं शताब्दी कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी।
पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जनजातियां खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। सातवां हम लोग पढ़ेंगे ईश्वर से अनुराग। आठवां पढ़ेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये इस बुक में हम लोग 8 चैप्टर टोटल पढ़ेंगे और जिनको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, इसमें कोई भी सेंटेंस हम लोग छोड़ेंगे नहीं। शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इतिहास का है, कक्षा 6 का, कक्षा 7 का चैप्टर 1 है इतिहास का। NCERT का बुक है, NCERT का है। NCERT का NCERT क्लास 7 का चैप्टर 1 है और हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का हम लोग शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 वर्ष कौन कौन से हैं? वही 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक के समय को, इसी समय के हम इनकी परिवर्तन, इसमें क्या परिवर्तन हुए थे इस समय में, उसकी पड़ताल करेंगे। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र 12वीं सदी के, इसमें 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को समुद्र से भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये भूगोलवेत्ता थे एक अल इद्रीसी। 12वीं सदी में 12वीं सदी में एक भूगोलवेत्ता थे अल इद्रीसी, जिनका नाम था। इन्होंने एक मानचित्र बनाया था। ये दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, उनके नक्शे का एक हिस्सा है। मानचित्र और एक और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 हम लोग देख चुके हैं, मानचित्र 2 हम लोग आगे देखेंगे। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। ये जो मानचित्र हम लोग देख रहे हैं, ये अल इद्रीसी ने 1154 ईस्वी में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए, उसके द्वारा यानी कि अल इद्रीसी द्वारा बनाया गया दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और ये नक्शा भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। जबकि मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। और अंतर क्यों है हम लोग देखते हैं। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। अल इद्रीसी ने जो मानचित्र बनाया है उसमें जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 हम लोग देख लेते हैं। मानचित्र 2 ये है, ये जो हम लोग देख रहे हैं मानचित्र 2 है, यह है मानचित्र 2। इसको 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। एक 18वीं सदी में के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले हुआ करते थे, जिन्होंने ये मानचित्र बनाया है। इसके बारे में और विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 1 जो बना था उसके लगभग 600 वर्ष बाद यह मानचित्र बनाया गया है। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई, यानी कि इस 600 वर्षों के दौरान काफी सूचनाएं बदल गई। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा क्योंकि ये बाद का नक्शा है, इसलिए ये नक्शा हम लोगों को
ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। इस नक्शे में तटीय क्षेत्रों में बहुत बारीकी से देखकर हमें आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी समुद्र यात्रा करने के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो मानचित्र 2 हम लोग देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के दौरान इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो हम लोग ये नक्शा देख रहे हैं, जिसे 18वीं शताब्दी में गुइलाम द लिस्ले ने बनाया था। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। क्यों बहुत परिवर्तन आया 600 वर्षों में? इतने युगों तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि मानचित्र का विज्ञान भी उस समय बदल गया था और भौगोलिक अंतर भी इस 600 वर्षों में काफी आ गया था। इसलिए मानचित्र में दोनों में हम लोगों को अंतर दिखाई पड़ता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? यह समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ, सूचनाएं बदलती हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। हम लोगों को ऐतिहासिक अभिलेख कई भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ, जैसे समय बदला वैसे ये भाषाएं भी बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। उदाहरण के लिए इसमें बता रहे हैं कि मध्य युग की फारसी अगर हम लोग देखें और आधुनिक फारसी को देखें तो इसमें बहुत अंतर आ गया है, डिफरेंस आ गया है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आती है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि यह भिन्नता या अंतर जो आता है यह सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आता, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण दिया गया है यहाँ, उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, हिंदुस्तान ही शब्द ले लेते हैं हम लोग उदाहरण के लिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। यानी कि आज हिंदुस्तान शब्द का अर्थ हम लोग जो लेते हैं वो भारत राज्य के लिए, भारत राष्ट्र के लिए हम लोग हिंदू राष्ट्र भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। 13वीं सदी में, 13वीं सदी का मतलब सन 1201 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का समय, इसके बीच में जब फारसी के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जब किया था तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए या स्थान के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उसने यानी कौन? मिनहाज-ए-सिराज ने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो दिल्ली के सुल्तान के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे उनके लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे दिल्ली सल्तनत का विकास जैसे विस्तार होता गया वैसे वैसे ये हिंदुस्तान शब्द का भी विस्तार होता गया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। मध्य काल में, मध्य भारतीय इतिहास में हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। इसके
विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। बाबर के बारे में हम लोग सब लोग परिचित हैं। 1526 ईस्वी में बाबर अपने हिंदुस्तान में आया था। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। बाबर ने 16वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था। 14वीं शताब्दी में एक कवि थे अमीर खुसरो, जिनका नाम था अमीर खुसरो। इन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग किया था। इसी के समान ही कुछ हिंदुस्तान शब्द भी है। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। जो हम आज हिंदुस्तान शब्द को भारत के नाम से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए जो करते हैं, लेकिन वह उस समय भारत के लिए भौगोलिक संस्कृति के तत्व में पहचाना जा रहा था, मगर राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हो रहा था हिंदुस्तान शब्द का। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। कोई भी इतिहासकार हो, उसको किसी भी शब्द का प्रयोग करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग अर्थ होता है और वर्तमान में कुछ अलग अर्थ होता है। उदाहरण के लिए हम विदेशी जैसा शब्द, सीधा साधा एक उदाहरण दिया गया है, विदेशी शब्द। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी हम लोग किसको कहते हैं? जो फॉरेनर हो, जो अपने देश का ना हो, आज हम लोग उसे विदेशी कहते हैं। लेकिन मध्य युग में ऐसा नहीं था। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अजनबी व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो। मध्यकाल में क्या था? यदि कोई ऐसा व्यक्ति गांव में आने वाला जो उस संस्कृति या समाज का या गांव का व्यक्ति ना हो, अनजाना हो, तो वह विदेशी कहलाता था। उसको देश से नहीं मतलब था, उनको गांव से मतलब था। बस वो गांव वालों का अनजाना व्यक्ति हो, उनके गांव का ना हो, उनके संस्कृति सभ्यता का ना हो, तो वो लोग मध्यकाल में उसे विदेशी कहते थे। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, विदेशी को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। फारसी शब्द है अजनबी, अजनबी शब्द है फारसी, और हिंदी में परदेशी, विदेशी को कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। गांव में रहने वाला किसी नगर में रहने वाले के लिए वनवासी एक विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे, क्योंकि वो परिचित थे एक दूसरे से, एक ही गांव के थे, इसलिए वो विदेशी नहीं थे, जबकि उनके धार्मिक और जाति अलग अलग थी। इतिहास और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। इतिहासकार ये देखते हैं कि वो किस युग का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसी को देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल
हम लोगों ने या आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर, यानी ये पुस्तक जो हम पढ़ेंगे अध्याय 7 की, इस पुस्तक में हम लोग मोटे तौर पर 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। और ये बेस एक तैयार करेगा हम लोगों का, जो हम लोगों को रिलेट करने में मदद करेगा। इससे हम लोग एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से विस्मृत हुए क्वेश्चनों को रिलेट करके स्मृति में ला सकेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें हम लोगों को बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, जो पहले भी करते थे। प्राचीन भारतीय काल में जब हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े थे उसमें भी ये लोग इनका सहारा लेते थे। सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य अर्थात स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्रियों पर का सहारा लेते थे। और इस मध्यकाल में भी, मध्य भारतीय इतिहास में भी ये इनका सहारा लेंगे। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं इस युग में, यानी कि मध्य भारतीय काल में, मध्य काल के दौरान की हम लोग बात करें 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के दौरान इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्रियों की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। और क्यों बढ़ गई हम लोग देखते हैं। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। क्यों? क्योंकि इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया। इस प्राचीन भारत में क्या होता था, कागज का इस्तेमाल नहीं होता था, और मध्यकालीन भारत में कागज का इस्तेमाल होने लगा और कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमानों पर उपलब्ध भी हो गया कागज। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। किसका? कागज का प्रयोग करने लगे लोग। धर्म ग्रंथों को लिखने में, शासकों के वृत्तांत लिखने में, संतों के लेखन में, उपदेश में, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में लोग क्या करने लगे? कागज का इस्तेमाल करने लगे, कागज का प्रयोग करने लगे। मध्यकालीन भारत में कागज पर लिखने लगे। धनी व्यक्ति शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। धनी व्यक्ति जो थे, शासक थे या जन के थे या मठ के थे या मंदिर के थे, ये लोग क्या करते थे? पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। पांडुलिपियों का मतलब हम लोगों ने प्राचीन काल में ही पढ़ लिया था पिछले अध्याय में। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। ये पांडुलिपियां क्या होती थी? हाथ से लिखी हुई होती थी। ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी प्राचीन काल में। ये लोग अभी भी क्या करते थे? पांडुलिपियां इकट्ठी करते थे। और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। और आज भी बहुत सारी पांडुलिपियां पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखी हुई हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। पहले कठिन नहीं था प्राचीन भारत में, लेकिन मध्यकालीन भारत में इन पांडुलिपियों से जानकारी तो पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन मध्यकालीन भारत में इन पांडुलिपियों से
जानकारी हासिल करना इतना आसान नहीं था। ये बहुत कठिन काम हो गया था, क्योंकि उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं। इसलिए लिपिक या नकलन वीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। इस समय क्या करने लगे लोग, हाथ से ही इन पांडुलिपियों की भी पांडुलिपियां प्रतिकृति बनाने लगे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस था नहीं उस समय, या फोटो कॉपी की मशीन थी नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते थे, हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने लगे थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। किसी की नकल उतारना, किसी के हैंडराइटिंग की नकल उतारना, उसको देखकर लिखना। आप लोग यदि कभी गृह कार्य की नकल किसी कॉपी से किए होंगे तो भली बात जानते होंगे कि आसान नहीं है। क्यों नहीं है? कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी। कभी कभी हम लोगों को क्या नहीं आता, मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती कि क्या लिखा है उसमें, और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे परंतु महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, क्योंकि इस समय तो हो सकता है कि आपका मित्र अवेलेबल भी हो, आप उससे पूछ भी लें कि क्या लिखा गया है तो शायद आप सुधार लें। लेकिन पिछली पांडुलिपियों को जिन्होंने लिखा है वो इस समय तो उस समय थे नहीं, इसलिए पूछ भी नहीं सकते थे कि क्या लिखा है। इसलिए लोग क्या करते थे, पांडुलिपि बनाने वाले अंदाजा लगा करके ही लिख दिए करते थे। कहीं शब्द कुछ लिख देते थे, कहीं कोई वाक्य लिख देते थे। इस तरह क्या हुआ, पांडुलिपियों की मूल पांडुलिपियां धीरे धीरे परिवर्तित होती गई। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, नहीं सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। एक ही प्रतिलिपि की मूल प्रतियों से धीरे प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और शब्दावलियां चेंज होती रही। इसलिए मूल प्रतिलिपि से बाद की प्रतिलिपि में बहुत अंतर आ गया। इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। लेखक की मूल प्रतिलिपि हमको शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इतिहासकार को अब एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों को पढ़ना पड़ता है, ये पता लगाने के लिए कि मूल लेखक ने क्या लिखा था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहे। जैसे 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है। कई बार लेखक भी अपना वृत्तांत संशोधित करते रहते थे। जैसे 14वीं शताब्दी में इतिहासकार एक थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 ईस्वी में और दूसरी बार अपना वृत्तांत उसमें संशोधित करके 2 वर्ष बाद लिखा। इस दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, या पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। पहला वृत्तांत जो इतिहासकार 14वीं शताब्दी के जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था 1356 ईस्वी में, यह सन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वृत्तांत के बारे में जानकारी ही नहीं थी। ये किसी पुस्तकालय के
पुस्तकों के बीच में विशाल संग्राम में, पुस्तकालयों के पुस्तक के विशाल संग्राम में कहीं दबा पड़ा था और 1971 के बाद में ये मिला। नए समाज और राजनीतिक समूह। नए समाज और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे चुनौती रखता है। ये मध्यकाल का के भारत का इतिहास जो सन 700 लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन जो इतिहासकारों को करना पड़ा, ये चुनौतियों से भरा था, ये चुनौतीपूर्ण था। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल बड़े पैमाने में और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए। इस समय नई प्रौद्योगिकियां उत्पन्न होती गई, एक प्रौद्योगिकी पे एक प्रौद्योगिकी, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेय अस्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा इस मध्यकालीन भारतीय काल में। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, और इस अपने भारतीय उपमहाद्वीप में नए तरीके का खान पान भी आया सन 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में। और ये नया खान पान क्या था? इसमें था आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार भी लेकर आए। कुछ लोग उस समय बाहर से आए थे नए विचार लेकर के, वो अपने साथ ही एक खान पान और नई फसलों का भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसके परिणाम स्वरूप, इतने परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, यह काल का मतलब 1000 वर्ष का समय, सन 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी के समय, 1000 वर्षों के बीच का समय, 1000 वर्षों के बीच का इस काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसमें बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। और इस युग में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस भारतीय उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। अपने भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए बहुत बड़ी अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस समय मध्यकालीन भारत के दौरान, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत। मध्यकालीन भारत में एक समुदाय ऐसा भी था जिसका बहुत महत्व बढ़ गया, उसमें एक था राजपूत। और राजपूत का अर्थ होता है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है राजपूत। राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है राजपूत। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के लिए, उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के बीच यह राजपूत नाम का प्रयोग आमतौर पर उन योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। सॉरी, राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। वो भी राजपूत के अंतर्गत आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता।
प्रबल प्रक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। उस समय जो कवि थे और चारण थे, वे राजपूतों का क्या करते थे, इनकी आचार संहिता, इनकी कार्यशैली का, इनके प्रबल प्रक्रम का, स्वाभिमान का क्या करते थे, ये गुणगान किया करते थे, प्रशंसा किया करते थे उनकी। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ, और इस युग में राजनीतिक दृष्टि से मध्यकालीन भारत में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ, मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। कायस्थ का अर्थ होता है मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी राजनीतिक दृष्टि से इस समय राजनीतिक अवसरों का लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा था। इस मध्यकालीन भारत के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का दायरा, खेती का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन। पर्यावास का अर्थ होता है, पर्यावास का तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, यानी कि पर्यावास के अंतर्गत ये छोटा सा शब्द पर्या प्लस आवास, यानी पर्यावरण और आवास, पर्यावरण और वहां पर रहने वाले, आवास करने वाले लोगों की सामाजिक संस्कृत जीवन शैली का मतलब होता है पर्यावास। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर, जो वन में वास करते थे, ये पर्यावास में परिवर्तन होने के कारण इन वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, क्योंकि भूमि के क्षेत्रफल का, कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का, खेती का विकास हो रहा था जंगलों की कटाई कर करके। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। इसमें कुछ वनवासी ऐसे भी थे जो जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, और इसके द्वारा कृषकों के नए समूह बन गए। जब वनवासियों ने कृषि अपना लिया तो ये कृषक के नए समूह बन गए, और ये कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। ये जो पहले वनवासी थे, जब इन्होंने कृषि अपना लिया तो ये जटिल समाज के अंग बन गए और इन्हें कर चुकाने पड़ते थे। इन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। इन कृषकों को, जो नए किसान बने थे, इनको कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा, यानी कि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते गए और जिनकी ये लोग सेवा करते थे, जिनकी बेगार करते थे, ये लोग संपन्न होते गए। इसलिए इनके बीच में सामाजिक और आर्थिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोगों के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम भी कर लेते थे। यानी कि जब भी खेती से उनका टाइम बचता था तो उस खाली समय में लोग दस्तकारी का काम भी, यानी कि हाथ से बनाने वाली वस्तुओं का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, यानी जैसे जैसे समाज में आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगे लोगों के बीच में, लोग जातियों उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। उस समय जब लोगों के बीच में सामाजिक आर्थिक अंतर जब बढ़ने लगे तो लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा जाने लगा, और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और उनका व्यवसाय क्या था, इस आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। और ये दर्जे अस्थाई नहीं थे। ये जो दर्जे दिया जा रहा था इनको, ये अस्थाई नहीं थे, ये परिवर्तित होते रहते थे। जब भी इनकी परिस्थितियां बदलती थी तो इनका ये दर्जा भी परिवर्तित हो जाया करता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में
कोई और, यानी कि कोई एक ही जाति का व्यक्ति है तो उसका किसी स्थान पर कुछ दर्जा हो सकता है और किसी स्थान पर अलग दर्जा हो सकता है उसका। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। उस समय क्या करते थे, अपनी अपनी जातियों का व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए जातियां स्वयं अपना अपना नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जात के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ये लोग अपनी अपनी जात के लोग अपना अपना नियम बनाते थे और इनका पालन बड़े बुजुर्ग करवाते थे। जहाँ कुछ जगहों पर इन्हें जाति पंचायत भी कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इन जातियों को अपने गांव के निवासियों के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, क्षेत्र और साम्राज्य की अगर बात करें तो चोल आता है और चोल को हम लोग अगले अध्याय में अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तुगलक आता है, इसको विस्तार से अध्याय 3 में पढ़ेंगे और मुगल को इसी पुस्तक की अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली में एक सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान हुए थे जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। इनका शासन काल की बात करें तो इनका शासन काल रहा है गयासुद्दीन बलबन का 1266 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक। गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए हम लोग अध्याय 2 में देखेंगे विस्तार से। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखा हुआ है जिसमें गयासुद्दीन बलबन को, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में बंगाल को गौड़ भी कहा जाता है, से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी को गज्जन भी कहा जाता है, तक फैला हुआ था। यानी गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल इस संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, इस प्रशस्ति के अनुसार इनका गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल शासन क्षेत्र बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगान के गजनी तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत को द्रविड़ भी कहा जाता है, तो इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता है इन्हीं के शासन काल में। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी अर्थात किसकी, गयासुद्दीन बलबन की सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। भाषा और क्षेत्र, सन 1318 ईस्वी में एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने लिखा है कि इस देश के अर्थात भारत देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा है। भाषा में कौन कौन सी, सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में बोली जाती थी और तेलंगानी आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजरी गुजरात में बोली जाती थी,
माँ अबारी तमिलनाडु में बोली जाती थी, गौड़ी बंगाल में बोली जाती थी और अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी ये भाषाएं। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि इसके साथ साथ अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक संस्कृत भी है, एक भाषा संस्कृत भी है। इन सभी भाषाओं के साथ साथ इन सभी भाषाओं के विपरीत यानी कि उल्टी एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है। संस्कृत उस समय किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी, यह एक प्राचीन भाषा है। अमीर खुसरो ने इस बात को लिखा है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। यानी कि अमीर खुसरो ने लिखा है कि एक अलग भाषा, एक विपरीत भाषा अन्य भाषाओं से है, जिसे संस्कृत है, और ये किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं है, ये प्राचीन भाषा है। संस्कृत प्राचीन भाषा है जिसे केवल और केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता संस्कृत भाषा को नहीं जानती है। ऐसा 1358 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने लिखा है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम यानी भौगोलिक क्षेत्र उनका तय हो चुका था और उनकी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में हम लोग इनके बारे में और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए। इन राज्यों के बीच काफी टकरावटें यानी कि काफी टकरावटें होती थी, कभी कभी युद्ध भी होता था, टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। कभी कभी क्या करते थे, चोल शासक या खिलजी या तुगलक या मुगल शासक के राजवंश अनेक क्षेत्रों में एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, परंतु ये स्थिर या सफल नहीं होते थे, अस्थायी नहीं होते थे, क्योंकि कोई ना कोई राज्य इन पर हमला आए दिन करता ही रहता था। जो कब्जा कर लेता था वो अपना पुनः वंश द्वारा अपना नया साम्राज्य खड़ा कर लेता था या अपने में मिला लेता था, इसलिए ये अस्थायी नहीं थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी की बात करें, 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच में मुगल साम्राज्य पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। इस समय जब मुगल साम्राज्य पतन पर था तो स्थानीय राज्य फिर से उभरने लगे। इनके बारे में हम लोग अध्याय 8 में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। इन साम्राज्यों का जो शासन वर्षों से चल रहा था, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग में पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच हजार वर्षों में इन विविध क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी, ये एक दूसरे से साथ साथ ही पनपी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था।
पुराने और नए साम्राज्य। पुराने और नए साम्राज्य इतिहासकारों के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। यानी जो हम हजार वर्षों का परिवर्तन की पड़ताल कर रहे हैं, इस दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर हो जाती थी। इस समय क्या होता था, दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल यानी व्यक्तिगत हो जाया करती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम लोग जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कब? मध्यकाल के दौरान, जिसे आज हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। मध्यकाल में क्या हुआ, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा सत्ता बढ़ती गई। मध्यकालीन भारत में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी हिंदू धर्म में, और राजाओं तथा मंदिरों का निर्माण हुआ, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा सत्ता बढ़ी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का आदर होता था। उस समय संस्कृत का ज्ञान किसे था? तो उस समय संस्कृत का ज्ञान ब्राह्मणों को था, और संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा ही आदर होता था उस समय। और इनके संरक्षक, इन ब्राह्मण के संरक्षक होते थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और बढ़ गया। ब्राह्मणों का क्या हुआ? ब्राह्मणों को संस्कृत के ग्रंथों का ज्ञान था, जिसके कारण समाज में इनका ब्राह्मण का आदर होता था, और इनके ब्राह्मण के संरक्षक थे नए नए शासक, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, जो स्वयं प्रतिष्ठा चाहते थे। और इन शासकों की संरक्षण मिलने के कारण ब्राह्मण लोगों का समाज में इस समय दबदबा और बढ़ गया, इनका महत्व और बढ़ गया। संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक का अर्थ होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। इस युग में अर्थात मध्यकाल के युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेय इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और आया था, जिसमें एक प्रमेय देवी इष्ट देवी देवता के रूप में की गई, जिसकी कल्पना और जिस तक पहुंचने के लिए, जिनकी पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि भक्त बिना ब्राह्मणों के बिना भी इनकी उपासना, इनकी आराधना, इनकी पूजा कर सकता था। और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम लोग अध्याय 6 में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस भारतीय उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ, और यही ये मध्यकाल का ही एक ऐसा युग था जिसमें नए नए धर्मों का आगमन हुआ। इसी में एक आया कुरान शरीफ का संदेश। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए आया। अप्रवासियों का मतलब जो प्रवासी थे, यानी कि बाहर के थे। कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों
यानी कि व्यापारी जो बाहर से आए, और अप्रवासियों का मतलब ही बाहर से आने वालों का है, जो प्रवासी थे, उनके साथ ये कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले 7वीं सदी में आया। 7वीं सदी की बात करें तो सन 600 से लेकर के 700 ईस्वी के बीच में कुरान शरीफ का संदेश भारत में आया। मुसलमान क्या करते थे उस समय? मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। इस समय मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कुरान शरीफ मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। मुस्लिम लोग कुरान शरीफ में केवल एक ईश्वर अर्थात अल्लाह की ही सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ऐसे अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह की एक ईश्वर अल्लाह की ऐसी सत्ता को स्वीकार करते हैं जो प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, वो चाहे जिस समाज का रहा हो। लेकिन ये लोग ऐसे धर्म ग्रंथ को, कुरान में ऐसे धर्म ग्रंथों को, अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे जो किसी भी समाज की पृष्ठभूमि का व्यक्ति हो, उसके प्रेम, करुणा, उदारता और अपने में आस्था रखने वाले व्यक्ति को गले लगाते हैं, वो व्यक्ति चाहे जिस सामाजिक पृष्ठभूमि का हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात न्याय शास्त्रियों को उलेमा भी कहा जाता है, को संरक्षण देते थे। कई शासक, उस समय जो शासक थे कई अपने भारतीय उपमहाद्वीप में, ये इस्लाम और इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्रियों को और न्याय शास्त्रियों को, जिनको उलेमा भी कहा जाता है, को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। हिंदू धर्म की जैसे अलग अलग तरीके से व्याख्या होती है, वैसे इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे। मुसलमानों में 2 समुदाय था और आज भी है। उसमें से कुछ शिया थे। शिया लोग क्या करते थे? शिया लोग पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। 2 समुदाय मुसलमानों में उस समय भी थे और आज भी हैं। शिया लोग पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे। सुन्नी समुदाय के लोग जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। और खलीफा क्या थे? खलीफा किसे कहा जाता? तो खलीफा थे इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं। इस्लामिक न्याय सिद्धांत हैं तो विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यह अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। इतिहासकार क्या करते थे? समान विशेषता रखने वाले कुछ हिस्सों को अलग अलग बांट देते थे। जो समान समुदाय के थे, समान विशेषता वाले समय थे, उनको अलग, और असमान विशेषता वाले समय को या काल को अलग अलग
समूहों में बांट देते थे, जिससे इनका अध्ययन करना आसान हो जाता था। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। 19वीं सदी के मध्य में यानी कि 1800 से लेकर के 1900 के बीच में, इसके मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। और उसमें पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। इन 3 समूहों में बांटा था इतिहास का अध्ययन करने के लिए। और यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है कि इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन करना होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप के अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकारों ने स्वीकार किया है। इस काल विभाजन को बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। अधिकतर इतिहासकार क्या करते हैं? आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर इतिहास के कालखंडों का विभाजन करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे, आप जो इस साल इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाइयों के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है, क्योंकि 8वीं शताब्दी और 18वीं और 19वीं शताब्दियां अलग अलग थी। इसलिए एक ही नजरिए से उनको देखना समस्याओं से भरा है, समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भी भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। मध्यकाल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि इस दौरान इतने परिवर्तन हुए कि कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उन्होंने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय हम परिवर्तनों के चिन्हों, यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे और जब भी संभव हो इस पुस्तक में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उनकी तुलना हम लोग पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करेंगे। जहां भी संभव हो या देखेंगे कि कहां बदलाव हुआ है और कहां नहीं हुआ है, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखेंगे कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है।
नीचे कुछ दिया गया है उल्लिखित बातों पर सही या गलत निशान लगाने के लिए, इनको देख लेते हैं हम। सन 700 ईस्वी के बाद इसके काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। अभिलेख बिल्कुल मिलते हैं, आज भी अभिलेख मिलते हैं, तो ये गलत है। अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख आज भी मिलते हैं। हम लोग देखते हैं मंदिर कहीं निर्माण होता है, मंदिर कहीं निर्माण होता है तो उसमें भी अभिलेख लिखे जाते हैं, उसमें सहयोग करने वालों के नाम लिखे जाते हैं, वो भी एक अभिलेख माना जाएगा। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। हाँ, बिल्कुल की थी, मध्यकाल में ही मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। बिल्कुल सही है, इस काल में वनवासी लोग जमीन का विस्तार होने, कृषि योग्य जमीन का विस्तार, कृषि का विकास होने के कारण अपनी जमीन से उखाड़कर बाहर कर दिए जाते थे, और कुछ लोग नए कृषक भी बन गए थे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए ये सेंटेंस सही है। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये कश्मीर, मणिपुर या असम का शासक नहीं था, ये दिल्ली का शासक था, दिल्ली सल्तनत का शासक था, इसलिए ये गलत है। और इनका क्षेत्र बंगाल से अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था। गजनी तक अफगानिस्तान। इनका बंगाल से लेकर के इनके शासन का क्षेत्र बंगाल से लेकर के गजनी अफगानिस्तान तक फैला था। अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। हमने अभी पढ़ा था पुस्तकालयों एवं अभिलेखागारों में क्या पांडुलिपियां रखी जाती थी। पांडुलिपियां रखी जाती थी। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो 14वीं सदी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। 14वीं सदी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। यहाँ 4 खाली स्थान दिया गया है, और फिर खाली स्थान इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। कुछ नई फसलों की बात करें तो कुछ नई फसलों में था, बाहर से जो लोग आए थे वो नई फसलें भी लेकर आए थे। तो नई फसलें क्या लेकर आए थे? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान ये लाई गई कुछ नई फसलें थी। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इसी के साथ अध्याय 1 कक्षा 7 का अध्याय 1 समाप्त होता है इतिहास का। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के अध्याय 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।